हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण या भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी जातियां जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर राज्य स्थापित किया। उसी के अंदर हम कर रहे थे कुषाण वंश, और कुषाण वंश के अंदर हमने उसकी स्थापना करने वाले या प्रथम जो कुषाण शासक हुआ कौन सी शाखा से था उसका अध्ययन कर लिया, और कुजल कड़फिसस के बारे में अध्ययन किया, और कुजल विम कड़फिसस के बारे में हमने अध्ययन किया कि जिसने प्रथम जो कुषाण शासक था जिसने भारत के अंदर अपनी कुषाण सत्ता स्थापित की थी। उसके बाद आता है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था जिसने 78 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की थी, यानी कि भारत में कुषाण वंश की जो गद्दी है उसको प्राप्त हुई थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में उसने शक संवत चलाया था, और कुषाण वंश का जो महानतम शासक था वो कनिष्क था। और कनिष्क वही था जिसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उसका योगदान है, और भारतीय इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान भी है, और परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक है कुषाण वंश का कनिष्क, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। कनिष्क, अब हम करेंगे कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। ये कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कैसा? महानतम शासक था। महानतम शासक कौन था? कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की? गद्दी प्राप्त की, यानी कि शासन संभाला था 78 ईस्वी में, और 78 ईस्वी में ही शक संवत चलाया। क्या चलाया? शक संवत चलाया। किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया था। शक संवत कब चलाया? 78 ईस्वी के अंदर चलाया था। इंपॉर्टेंट बात है कि इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसकी चौथी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कनिष्क ने आयोजन करवाया था। यहाँ हम इंपॉर्टेंट है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। किसका? संगीति का आयोजन करवाया। किसने करवाया? कुषाण वंश के कनिष्क ने करवाया था चौथी बौद्ध संगीति आयोजन का। कनिष्क कुंडलवन कश्मीर। कनिष्क कुंडलवन कश्मीर। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने करवाया। कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इस समिति की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता करने वाले थे वो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और इसके अध्यक्षता करने वाले वसुमित्र थे। इस बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई थी उनका संकलन करके विभाषा शास्त्र का एक ग्रंथ बनाया गया था, विभाषा शास्त्र। और इसका विभाषा शास्त्र की जो रचना करने वाले थे वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। क्योंकि इस जो संगीति है उसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे, तो माना जाता है। यहाँ हम लिखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई थी, ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई थी। टीकाएं यानी कि बौद्ध ग्रंथों का सरल रूप टीकाएं लिखी गई। उन्हें विभाषा शास्त्र में संकलित किया गया। किसमें? विभाषा शास्त्र में संकलित की गई या इकट्ठी की गई। विभाषा शास्त्र में लिखा गया या संकलित किया गया, में संकलन किया गया। और विभाषा शास्त्र की रचना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र के। और इसकी विभाषा शास्त्र का जो श्रेय है, संकलन का श्रेय या रचना का श्रेय किसी को दिया जाता है? वसुमित्र को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र ने करवाई थी। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कनिष्क ने करवाया। कुषाण वंश से कनिष्क का कुंडलवन कश्मीर में करवाई थी। और विभाषा शास्त्र ये ग्रंथ है जो बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई उनका संकलित रूप करके विभाषा शास्त्र तैयार किया गया था। अब देखिए, विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की। ये इंपॉर्टेंट बात है कि चौथी बौद्ध संगीति के अंदर विभाषा शास्त्र की रचना हुई, और इसकी रचना करने वाले वसुमित्र थे। और ये विभाषा शास्त्र है वो बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई, उनका अध्ययन किया गया है। अब एक ग्रंथ अभिलेख आता है सारनाथ का अभिलेख सारनाथ के अभिलेख में क्या लिखा गया? कनिष्क के नाम दिए गए। कनिष्क था जो जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क के 2 नाम दिए सारनाथ के अंदर। पहला दिया गया महाक्षत्रप
महाक्षत्रप खरपल्लान महाक्षत्रप खरपल्लान। और दूसरा नाम दिया गया है वो है क्षत्रप वनस्पर। किसमें? एक सारनाथ का अभिलेख है, उसके अंदर दो नाम दिए गए हैं, महाक्षत्रप खरपल्लान, दूसरा है क्षत्रप वनस्पर। किसके नाम दिए? कनिष्क के नाम दिए गए हैं। अब है कि उत्तर पश्चिम में लल व लाइक क्षत्रप भी, ये क्षत्रप थे, ये भी किसके थे? कनिष्क के थे। ये क्षत्रप है, ये किसके थे? कनिष्क के थे, कनिष्क के क्षत्रप थे। क्षत्रप प्रणाली ईरान से आई थी, ये हमने पहले अध्ययन किया था। और उत्तर पश्चिम में लल व लाइक जो क्षत्रप थे वो भी कनिष्क के थे। और सारनाथ के अभिलेख के कनिष्क के दो नाम मिलते हैं, महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप वनस्पर। इंपॉर्टेंट बातें हैं कनिष्क के बारे में, वो हम अध्ययन करेंगे कि कनिष्क की जो राजधानियाँ थी वो दो राजधानियाँ थी। एक पुरुषपुर थी, जो पेशावर, पुरुषपुर का प्राचीन नाम पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर था। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा कभी बौद्ध स्थल था और बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था मथुरा, वो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कनिष्क की राजधानियाँ, कनिष्क की क्या थी? राजधानी इसकी दो राजधानियाँ थी। एक थी पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। पुरुषपुर प्रथम राजधानी थी, मथुरा इसकी द्वितीय राजधानी थी। किसकी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। और अब इम्पोर्टेंट बात है कि इसने नगर बसाए थे। किसने? कनिष्क ने नगर बसाए थे। और नगर बसाए, उसमें दो नगर प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। पहला नगर है वो इसने बसाया था कश्मीर में, जिसका नाम है कनिष्कपुर। कश्मीर में जो नगर बसाया उसका नाम कनिष्कपुर है। दूसरा नगर बसाया था वो तक्षशिला में है, तक्षशिला, और जिसका नाम है सिरकप। शहर का नाम है सिरकप और कनिष्कपुर। दो शहर बसाए थे, कनिष्कपुर, सिरकप। कनिष्कपुर कश्मीर में है, सिरकप तक्षशिला में है। कई नगर बसाए थे, लेकिन ये दो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। अब है कि पेशावर, जो इसकी पुरुषपुर या पेशावर राजधानी थी, पेशावर में तीन चीज़ें बनवाई गई थी। एक बनाया गया विहार, कनिष्क विहार बनवाया था। पेशावर में कनिष्क विहार बनाया गया। किसने बनाया? कनिष्क ने बनाया। फिर आता है स्तूप, कनिष्क स्तूप बनाया। एक आता है कनिष्क चैत्य का निर्माण भी कनिष्क ने कहाँ करवाया था? पेशावर में करवाया था। कनिष्क विहार का निर्माण पेशावर में, स्तूप का निर्माण पेशावर में, और कनिष्क चैत्य का निर्माण भी कनिष्क ने कहाँ करवाया था? पेशावर में करवाया था। पेशावर का जो स्तूप था उसे ह्वेनसांग ने देखा था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CUK के अंदर इस बात का वर्णन किया है कि उसने पेशावर का विहार देखा था। इस बात की जानकारी हमें ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। क्या मिलती है? कनिष्क विहार को ह्वेनसांग ने देखा था। चीनी यात्री था ह्वेनसांग ने देखा था। क्या देखा था? कनिष्क विहार जो पेशावर में है वो ह्वेनसांग ने देखा था। एक नाम है कनिष्क चैत्य है, इसका निर्माण कनिष्क ने पेशावर में करवाया था। और कनिष्क चैत्य का जो वास्तुकार था वो अंगिलस। इसका वास्तुकार था वो था अंगिलस। कौन था? अंगिलस था। और कनिष्क ने कनिष्क चैत्य का निर्माण करवाया। एक इंपॉर्टेंट बात कनिष्क चैत्य के अंदर ये थी कि ये प्रथम चैत्य था। भारतीय इतिहास का प्रथम चैत्य है जिसके अंदर लोहे का छत्र है। भारतीय इतिहास का प्रथम चैत्य है जिसमें लोहे का छत्र है। ये किसने करवाया इसका निर्माण कनिष्क ने करवाया। कनिष्क चैत्य पेशावर में है, निर्माण कनिष्क ने करवाया और इसका वास्तुकार अंगिलस था। ये भारतीय इतिहास का प्रथम चैत्य है जिसके अंदर लोहे का छत्र है, सोने का नहीं, लोहे का छत्र है। एक ग्रंथ का नाम आता है श्री धर्मपिटक निदान सूत्र। एक ग्रंथ है श्री धर्मपिटक निदान सूत्र का चीनी अनुवाद है, जिसका चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने
पर अधिकार करने के बाद, यहाँ कनिष्क ने राज्य स्थापित करने के बाद उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी हुआ करता था, पाटलिपुत्र जो बौद्धों का प्रमुख स्थल हुआ करता था, उस पाटलिपुत्र पर कनिष्क ने आक्रमण किया और वहाँ से 3 वस्तुएं प्राप्त की। एक वस्तु प्राप्त की कि उसने बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया, एक जो दार्शनिक था उसको प्राप्त किया, और एक से थी अनोखा मुर्गा उसको प्राप्त किया। और दार्शनिक का नाम था अश्वघोष, जो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ग्रंथ का नाम है श्री धर्म पिटक निदान सूत्र। इस ग्रंथ का चीनी अनुवाद से पता चलता है, चीनी अनुवाद यानी चीनी भाषा में इसका अनुवाद कर लिया जाता है, तो इस अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, किसने किया? कनिष्क ने किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद क्या प्राप्त किया? पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद इसने 3 वस्तुएं प्राप्त की। 3 वस्तुएं थी, कितनी? 3 वस्तुएं प्राप्त की। वो पहली वस्तु में 3 वस्तु प्राप्त की। पहली थी अश्वघोष, एक दार्शनिक। अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक था, इस दार्शनिक को प्राप्त किया, या बौद्ध भिक्षु कह लो, या दर्शन शास्त्र का ज्ञाता दार्शनिक कह लो, अश्वघोष को प्राप्त किया। दूसरा था बुद्ध का भिक्षा पात्र, गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया, भिक्षा पात्र। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी होने के कारण सिर्फ बुद्ध के भिक्षा प्राप्त या अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए ही उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया। तीसरी बात ही उसने एक अनोखा मुर्गा प्राप्त किया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें पाटलिपुत्र पर किए गए आक्रमण से मिलती है कि अश्वघोष दार्शनिक को प्राप्त किया, बुद्ध का भिक्षा प्राप्त किया और अनोखा मुर्गा प्राप्त किया। अब एक नाम आता है पार्श्वनाथ, एक नाम है पार्श्वनाथ, जो कनिष्क के राजगुरु हुआ करते थे। कनिष्क के राजगुरु थे पार्श्व के सलाह से ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इंपोर्टेड है, एक नाम है पार्श्वनाथ या पार्श्व है, नाम है पार्श्व। ये इसके राजगुरु है। कौन है? राजगुरु है, और इसी की सलाह पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया किसने? कनिष्क ने करवाया। और कहाँ करवाया? कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। पार्श्व के इसके गुरु थे और इसके गुरु के कहने पे करवाया। अब आते हैं इसके विद्वान। इसके दरबार में कुछ विद्वान थे। दरबार में विद्वानों के बारे में, दरबार में विद्वान थे। एक तो देखो, इसने अश्वघोष प्राप्त कर लिया था पाटलिपुत्र से, तो एक विद्वान का नाम आ गया अश्वघोष। एक विद्वान था अश्वघोष, और दूसरा विद्वान का नाम आता है वसुमित्र तो था ही, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? वसुमित्र थे। तो वसुमित्र भी इसके दरबार में थे, अश्वघोष और वसुमित्र। और तीसरे थे नागार्जुन भी बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध विद्वान थे। नागार्जुन, ये इंपोर्टेड 3 विद्वान इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में थे। इसके बाद एक इनका राज या चिकित्सक था, उसका नाम था चरक था। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, आयुर्वेद पर चरक संहिता लिखी थी। और चरक था वो कनिष्क के दरबार में था, यार कनिष्क के दरबार का राजवैद्य था। इंपॉर्टेंट बात है कि एक था चिकित्सक। कौन था? चिकित्सक। और चिकित्सक का नाम है चरक। क्या नाम है? चरक ने लिखी थी चरक संहिता। चरक ने लिखी चरक संहिता। यह एक आयुर्वेद ग्रंथ है, यानी कि दवाइयों के बारे में ग्रंथ है, और विभिन्न प्रकार की दवाइयों के बारे में इसमें बताया गया है। वैद्य भी था, राजवैद्य। कौन था? चरक। इसके बाद कुछ अन्य विद्वान थे, 2 नाम आते हैं इंपोर्टेड। एक था संघरक्ष एक नाम आता है। एक आता है संघरक्ष था वो कनिष्क का राजपुरोहित था। कौन था? राजपुरोहित था संघरक्ष। वो है मात्रचेट भी कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था। संघरक्ष उसका राजपुरोहित था, और चरक इसका राजवैद्य था। चरक ने चरक संहिता लिखी, आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता लिखी थी। चरक एक चिकित्सक था, और इसके दरबार में जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, अश्वघोष जिसको पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था, वसुमित्र जिसने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, और
इसके बाद नागार्जुन थे जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध विद्वान थे। इस प्रकार के दार्शनिक या विद्वान उसके दरबार में होते थे। इसके बाद हम कनिष्क का चीनी सेनापति पांचाओ के साथ युद्ध होता है सीमा विस्तार को लेकर, साम्राज्य विस्तार को लेकर, क्योंकि महत्वाकांक्षी शासक था कनिष्क, और कनिष्क ने जब अपनी सीमा विस्तार की तरफ थे और पांचाओ भी महत्वाकांक्षी शासक था, दोनों का सीमा से टकराव होता है तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। पांचाओ से कनिष्क हार जाता है। पांचाओ चीनी सेनापति था, उससे युद्ध में हार जाता है, लेकिन कनिष्क तो कनिष्क ठहरा, वो कहाँ हार मानने वाला था। जब उत्तर की दिशा के अंदर वो राज्य विस्तार नहीं कर पाया तो उसने पश्चिम दक्षिण पूर्व की तरफ अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। उसके बाद पांचाओ के बाद उसका उत्तराधिकारी जब सेनापति या शासक बना तो कनिष्क ने बदला लेने के उद्देश्य से द्वारा आक्रमण किया और उसके उत्तराधिकारी को हराकर यारकंद, खोतान, काशगर में अपना राज्य स्थापित करता है। इस प्रकार कनिष्क पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला कोई शासक था तो वो कनिष्क था। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम परीक्षा की दृष्टि से उसको हम करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि चीनी सेनापति था, चीनी सेनापति था जिसका नाम था पांचाओ, सेनापति पांचाओ और कनिष्क के बीच, पांचाओ वर्सेस कनिष्क के बीच में युद्ध होता है, लेकिन कनिष्क इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाता है। कनिष्क पराजित हो जाता है, हार जाता है। कनिष्क पराजित हो जाता है, पांचाओ युद्ध में जीत जाता है। तो कनिष्क ने इसकी तरफ ध्यान न देते हुए, हालांकि दिमाग में इस बात को था, इसीलिए बात दिमाग में थी, इसीलिए कनिष्क ने पांचाओ के उत्तराधिकारी पर आक्रमण करके खोतान, यारकंद और इस प्रकार के जो साम्राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया, स्थान विशेष को अपने साम्राज्य में मिला लिया कनिष्क ने। तो कनिष्क ने पांचाओ से हारने के बाद उत्तर को अपना लक्ष्य छोड़कर, उत्तर की तरफ अपने लक्ष्य को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर समस्त भारत पर छोड़कर, जो जैसे पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है और दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य को विस्तृत किया, यानी कि उत्तर दिशा को छोड़ दिया, अन्य सभी दिशाओं पर उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और पांचाओ के बाद उसका जो पांचाओ का उत्तराधिकारी हुआ, पांचाओ का उत्तराधिकारी जब शासक बना या सेनापति बना तो कनिष्क ने इस पर आक्रमण किया। कनिष्क ने इस पर आक्रमण किया और कनिष्क इसमें विजेता हो जाता है और कनिष्क यहाँ से 3 स्थान प्राप्त कर लेता है। कौन से? खोतान, यारकंद और काशगर, ये 3 स्थान प्राप्त कर लेता है और उस पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार कनिष्क है वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करता है। इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास की दृष्टि से भी, कि पहली बार राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला, स्थापना कर दी किसने? कनिष्क ने। और स्थापना करने वाला कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क करने वाला कनिष्क था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है कि कनिष्क के कुछ सिक्के हैं जिस पे यूनानी में लिखा है मेयो, जिसका मतलब चंद्र होता है, मियरो जिसका मतलब सूर्य होता है, और शिव के कुछ चित्र मिले हैं, अंकित है। और कुछ सिक्के ऐसे हैं जिस पे शिव के चित्र हैं, जिस पे उसमें शिव के हाथ में त्रिशूल है या डमरू है, इस प्रकार के कुछ मिले हैं। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिसमें प्रभामंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी है। कुछ सिक्के ऐसे भी हैं कि जिसके अंदर कनिष्क के साम्राज्य से संबंधित जानकारियाँ हमें मिलती है, या कह लो कि कनिष्क के साम्राज्य के अंदर यूनानी देवता के चित्र भी मिलते हैं। सिक्कों का अध्ययन हम करते हैं। सिक्के कनिष्क के जो कुछ सिक्के हैं, सिक्कों पर यूनानी भाषा में लिखा है मीरो, जिसका मतलब होता है सूर्य। क्या मतलब होता है? सूर्य। मेयो लिखा है, इसका मतलब होता है चंद्र। यहाँ शिव आदि का अंकन किया गया है, आदि के चित्र है, नाम उल्लेखित किए गए हैं, अंकन किया गया है। यहाँ कुछ सिक्कों पर क्या लिखा गया है कि शिव के हाथ में त्रिशूल है, शिव के हाथ में डमरू भी है, डमरू व त्रिशूल है, डमरू व क्या है? त्रिशूल है। इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। कनिष्क के कुछ सिक्के हैं जिसपे प्रभामंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। क्या है? कुछ सिक्कों पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कुछ सिक्कों पर प्रभामंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है।
कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्कों पर यूनानी देवता के चित्र है, कुछ सिक्कों पर यूनानी देवता के चित्र हैं, देवता के चित्र हैं। किन्हीं सिक्के कुछ सिक्के हैं जिस पे यूनानी देवता का चित्र है, कुछ सिक्कों पर प्रभामंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, कुछ सिक्कों पर शिव है जिसके हाथ में डमरू और त्रिशूल है, कुछ सिक्कों पर यूनानी भाषा में मीरो यानी कि सूर्य और मेव यानी कि चंद्र और शिव के आदि नाम अंकन किया। और कनिष्क का कुछ सिक्के हैं जो तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं। कनिष्क के जो तांबे के सिक्के हैं, उन तांबे के सिक्कों पर, तांबे के सिक्कों पर जो उसके तांबे के सिक्के हैं, उस तांबे के सिक्कों पर लिखा है साको मानो बुद्ध, साको मानो बुद्ध अंकन किया गया है। ये नाम लिखा गया है, साको मानो बुद्ध अंकन किया गया है। कनिष्क के तांबे के सिक्कों पर लिखा गया है साको मानो बुद्ध लिखा गया है। अब एक इम्पोर्टेंट नाम आता है माध्यमिक दर्शन। माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे, माध्यमिक दर्शन के आचार्य कह लो या ज्ञाता कह लो, जिनका नाम था आचार्य, माध्यमिक दर्शन के आचार्य जिनका नाम था नागार्जुन। जो नागार्जुन कौन थे? कनिष्क का दरबार के विद्वान थे ना नागार्जुन, वो उन्होंने माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। नागार्जुन ने एक ग्रंथ लिखा था श्री प्रज्ञा पारमिता सूत्र, श्री प्रज्ञा पारमिता सूत्र एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ की रचना की थी। किसने? नागार्जुन ने ग्रंथ लिखा था। श्री प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथ की रचना माध्यमिक दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने की थी। और नागार्जुन विदर्भ के रहने वाले, हालांकि ब्राह्मण थे लेकिन वो ज्ञान से बौद्ध थे या बौद्ध भिक्षु थे, विदर्भ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? विदर्भ के रहने वाले थे, विदर्भ के रहने वाले ब्राह्मण थे, लेकिन कौन थे? बौद्ध थे, भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु या भिक्षु थे। कौन थे भिक्षु? नागार्जुन थे, जिन्होंने श्री प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथ की रचना की थी और कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। इस प्रकार कनिष्क का महत्वपूर्ण अध्ययन था, वो हमने किया। इसके बाद कनिष्क के बाद था हुविष्क का अध्ययन करेंगे और कुषाण कला के अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम को टच करने वाले होंगे उनको सबका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सभी साथियों से आग्रह है, आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।